नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, या आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो किस पे आधारित है, तो गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के पे आधारित है। यहाँ पे गुप्त काल से जैसे हमने टॉपिक पढ़ाया है, गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, वाणिज्य एवं व्यापार, तो उन सभी से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं और इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे इस लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे उनको हम यहाँ पे समझेंगे, फिर उसके बाद जो चारों ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शनों को भी हम देख के उनका व्याख्या करेंगे और जो सही आंसर होगा उसको हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन है इसमें, गुप्त के शासनकाल में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था। तो क्वेश्चन को हमें समझना है, कह रहा है गुप्त काल के शासनकाल में, ठीक है। तो गुप्त काल के शासनकाल में जो वह कौन सा अधिकारी है जो भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था, ठीक है। तो अब ऑप्शन इसमें हम आप देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुवाधिकरण, दूसरा ऑप्शन है कर्णिक, तीसरा ऑप्शन है समाहर्ता, चौथा ऑप्शन है शैलकिया। तो एक एक करके इसमें जो सही ऑप्शन है बता देते हैं। पहले इसमें सही ऑप्शन है बी, जो कर्णिक होता था, या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोस्त हैं वो इसे बोलेंगे कर्णिक। क्या कर्णिक जो था ये भूमि संबंधी दस्तावेजों की सुरक्षा करता था, किसके काल में, गुप्त के काल में। तो ये कर्णी एक अधिकारी था, क्या अधिकारी था। और बात कर लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ये ए दिया है ध्रुवाधिकरण, क्या ध्रुवाधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ऑप्शन है ये, क्योंकि गुप्त काल में जो भूमि संग्रह यानी कि भूमि कर का संग्रह करता था, यानी कि भूमि कर को अपने पास रखता था, वो कौन अधिकारी था, वो अधिकारी है ध्रुवाधिकरण। ये गुप्त काल से ये भी अधिकारी संबंधित है। ये सिर्फ दस्तावेज को, भूमि संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित करता था, और ध्रुवाधिकरण जो था गुप्त काल में करों का संग्रह करता था, ठीक है। समाहर्ता ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये गुप्त काल का नहीं है, गुप्त काल का अधिकारी नहीं है, ये है मौर्य काल का अधिकारी। क्या समाहर्ता जो है ये मौर्य काल में इसे तीर्थकर कहा जाता था। क्या मौर्य काल में इसे तीर्थकर कहा जाता था समाहर्ता। ये मौर्य काल में भूमि राजस्व को वसूली करवाने का कार्य समाहर्ता का था, ठीक है। और शैलकिया ये भी गुप्त काल से संबंधित है, ये लेकिन छोटा अधिकारी था, इसका कार्य था ध्रुवाधिकरण की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है। यानी कि अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं और पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। श्रेणियां अपने महत्व को खो चुकी थी, सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव, देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने की गतिहीनता, अर्थात रोड नहीं बना रहा होगा इसीलिए ये बात कर रहा है। कई दस्तकारियाँ पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि गुप्त युग, क्या ये गुप्त काल के बारे में बात कर रहा है। तो गुप्त युग के बाद विदेशी व्यापार पर, यानी कि जो विदेशी व्यापार थे, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है, ठीक है। यानी कि गुप्त युग के बाद की बारे में बात कर रहा है, ठीक है। गुप्त काल में या गुप्त काल के पहले के बारे में बात नहीं कर रहा है। गुप्त काल के बाद में जो है ऐसा कौन सा, ये चारों ऑप्शन है जो इसके परिणामों पर असर नहीं डालता है। तो श्रेणियां अपने महत्व को खो चुकी थी, दूसरा है सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव। तो जो ऑप्शन ए है ये भी गलत है कि वो अपने महत्व को खो चुका था। दूसरा जो है सामान्य सिक्के का अभाव, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, सिक्के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। तो ऑप्शन ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, तीसरा जो है ऑप्शन वो है देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता, ठीक है। तो ऑप्शन जो तीसरा है यही सही है, ठीक है। तो उस यानी कि गुप्त काल के बाद जो आता है दस्तकार और व्यापारियों को आने जाने में गतिहीनता, अर्थात
क्योंकि गुप्त काल के बाद केंद्रीय सत्ता फिर एक बार भारतीय उपमहाद्वीप में या उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलता है। क्या गुप्त काल के बाद केंद्रीय सत्ता का अभाव देखने को हमें मिलता है, या केंद्रीय प्रशासन सही रूप से स्पष्ट रूप से हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा साम्राज्य फिर से स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण सड़क निर्माण और चिकित्सालय इन सभी में काफ़ी हास्य देखने को मिलता है, अर्थात समय समय पर इनकी मरम्मत नहीं होती थी, जिससे व्यापारियों और दस्तकारों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और डी जो है ये भी गलत है। आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा गुप्त काल से पूर्वी भारत से या गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो कह रहा है कि गुप्त काल के पूर्वी भारत है, अर्थात पूर्वी भारत का मतलब है पश्चिम बंगाल से संबंधित। ठीक है, तुरंत आप समझ जाइए कि ये पूर्वी भारत का अर्थ यहाँ पे है पश्चिम बंगाल के साइड में बात कर रहा है गुप्त काल के। तो समुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो सबसे बड़ा केंद्र का अर्थात है समुद्रिक व्यापार का मतलब ये है वहाँ पे बंदरगाह के बारे में ये इंडिकेट कर रहा है। तो क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से समझना है। ए ऑप्शन है भृगुकच्छ, बी है ताम्रलिप्त, सी है कोरकई और डी है कावेरी पट्टनम। तो इनमें जो ऑप्शन सही है वो है ताम्रलिप्त। क्या? ताम्रलिप्त। ये है पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह है ताम्रलिप्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। ये आपको कब से, ये ऋग वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक और अभी तक ये बंदरगाह मौजूद है। और कौन? ताम्रलिप्त। क्या? ताम्रलिप्त। ठीक है, और भृगु कच्छ जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? ये गुजरात के खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में अर्थात ये स्थित है। कौन? भृगु कच्छ। ठीक है, इसीलिए कच्छ लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और कोरकई बंदरगाह ये भी पश्चिमी तट पे बंदरगाह है। कावेरी पट्टनम, उस समय ये बंदरगाह उपस्थित नहीं था। किस काल में? गुप्त काल में कावेरी पट्टनम जो है बंदरगाह ये उस समय बना नहीं था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में विष्ट शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? क्वेश्चन ये है समझिए आप, गुप्त काल में विष्ट शब्द, क्या ये शब्द है विष्ट, इसका शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि गुप्त काल में विष्ट शब्द का तात्पर्य है। ठीक है, तो भूमि अनुदान के लिए, बेगार श्रम के लिए, कृषि मजदूरी के लिए, दस्तकारों के लिए। तो ऑप्शन जो इसमें सही है दोस्तों वो है बी सही है। क्या? बेगार श्रम के लिए, जो बेगार श्रम करवाया जाता था उसे बिष्ट भाग कहा जाता था। क्या? बिष्ट, उसके लिए बिष्ट शब्द प्रयोग किया जाता था। और भूमि अनुदान के लिए, तो गुप्त काल में भूमि अनुदान जो है वो मंदिरों को दिया जाता था। क्या? गुप्त काल में जो भूमि अनुदान है वो कभी एक ऐसा केस है देखने को मिला है जो मंदिरों को, एक मंदिर बनवाया गया है और उसके लिए 25 गांवों को दान दिया गया है, अर्थात मंदिर के खर्च निर्वाह के लिए 25 गांवों को दिया गया है। कृषि मजदूर के लिए, तो गुप्त काल में कृषि मजदूर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, दास जो होते थे वो कृषि मजदूर के रूप में प्रयोग किए जाते थे। दस्तकारों, तो गुप्त काल में जो दस्तकार था वो काफ़ी उन्नत किस्म का यानी कि होने लगा था। क्यों? क्योंकि एक केंद्रीय प्रशासन स्थायित्व में आ चुका था और जिसके कारण नगरों का विकास होने लगा। नगरों के विकास होने के कारण व्यापार और वाणिज्य में भी बढ़ावा होता है, जिसके कारण जो दस्तकार अर्थात जो उस व्यवसाय में लगे होते थे उनका भी प्रचलन या आने जाने में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हिरण्यकर था। क्या? हिरण्यकर था या हिरण्य कर था? तो ऑप्शन है सेवा कर, बी है बिक्री कर, कृषि कर और है एक ऑप्शन लास्ट धार्मिक कर। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है कृषि कर। हिरण्य कर जो है, इसका हिरण्य शब्द का उपयोग जो जैसे हम बात करते हैं बलि और भाग, ये मौर्य काल में कर लिए जाते थे, उसी प्रकार से जो हिरण्य कर है ये गुप्त काल का कर है। क्या? ये गुप्त काल का है, ये कृषि से संबंधित था। सेवा कर भी लिया जाता था किसके काल में? गुप्त काल में। और बिक्री कर को भी लिया जाता था गुप्त काल में। बाजार अधिकारी जो होता था वो क्या करता था? गुप्त काल में बिक्री कर को
अर्थात बिक्री हुए माल के 10% को लेता था। धार्मिक कर, तो गुप्त काल में कोई धार्मिक कर नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये तो धार्मिक कर हम तब देखते हैं जब भारत में मुस्लिम आक्रमण देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पेन कहाँ चलाना है, पहले नंबर पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस, दूसरे पे गुप्त राजा को, तीसरा है देवगुप्त। तो किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। जो इसमें सही है, जो देवगुप्त किसे कहा जाता है, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन क्या है इसमें, चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही है। तो देवगुप्त या देवाच्छी, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो देवगुप्त, देवाच्छी और देव, ठीक है, ये 3 उपाधि का कौन लेता है, चंद्रगुप्त प्रथम लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये लेता है विक्रमादित्य, हैं, विक्रमादित्य। और समुद्रगुप्त जो है इसे प्रक्रमांक या परक्रमांक क्या बोला, उपाधि लिया था, परक्रमांक। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं गुप्त काल में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार जो है किसके काल में होता है, तो वो हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के काल में। इसने 12 दक्षिणी भारतीय राज्यों को जीता था, 9 उत्तरी भारत के राज्यों को जीता था, किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो मंदसौर अभिलेख देखने को मिलता है, इसके 3-4 अभिलेख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको देख लेना है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में कहाँ मिला है, ठीक है। ये ऑप्शन 4 हैं। तो कह रहा है कि हमें साक्ष्य ऐसा मिला है, क्या कह रहा है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है या कौन सा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा कोष के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सबसे बड़ा खजाना जो हमें पुरातत्व के रूप में मिला है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। ऑप्शन बात कर लेते हैं। फर्स्ट है बस्ती, सेकंड है कोटवा, थर्ड है बयाना, फोर्थ है हाजीपुर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों, वो ऑप्शन सही है सी, बयाना। क्या, बयाना जो है ये राजस्थान में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं, किसके, सोने के सिक्के। और वो सिक्के किस काल से संबंधित हैं, गुप्त काल के सिक्कों से संबंधित है। क्या वो गुप्त काल से संबंधित हैं वो सिक्के। तो कहाँ पे मिले हैं, बयाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्योंकि साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, और पूरा तात्विक साक्ष्य में ये दे रहा है, और सिक्के बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार, सिक्कों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिक्कों से संबंधित कुछ क्वेश्चन जैसे पूछता है बीणा वादक, जो सिक्के के एक पृष्ठ पर बीणा वादक चित्र बनाया गया है वो किसके काल का है, तो समुद्रगुप्त के काल का वो हमें संकेत करता है। इसी प्रकार से आपके बात कर लें कि किसने अपने पत्नी का नाम उस पे सिक्कों पर एक तरफ छपवाया है और एक तरफ अपने चित्रों को छपवाया है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। कुमार देवी का एक तरफ वो चित्र अंकन करवाया है, किसने, तो गुप्त काल का भी वो भी शासक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन। और हाँ, गुप्त काल के जो सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता था दीनार, क्या, दीनार कहा जाता था। और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहा जाता था, क्या, रूपक। और गुप्त काल के जो पहले सिक्के थे अर्थात मौर्य काल तक, तो मौर्य काल तक जो सिक्के थे उनको पंचमार्क सिक्का कहा जाता था, ठीक है। क्या, पंचमार्क सिक्का। कहाँ, कब से, महाजनपद काल से लेके, नहीं सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और मौर्योत्तर काल तक के जो सिक्के पाए गए हैं उन सभी सिक्कों को क्या कहा गया है, उन सभी सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहा गया है। लेकिन गुप्त काल में इन्हीं सिक्कों को, सोने वाले सिक्कों को क्या कहा गया, दिनार। और जो चांदी का सिक्का था वो उसे क्या कहा गया, रूपक कहा गया। सोने का जो सिक्का था सबसे ज़्यादा किसने चलवाया था गुप्त काल में, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। दूसरा रूपक जो सिक्का है इसे किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे ज़्यादा इसे चलवाया था। अब आगे बात करते हैं गुप्त, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए आया है, गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया। जो गुप्त के सोने के सिक्के हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप समझ भी नहीं पाए। देखिए, गुप्त सोने के सिक्के दिनार का
नाम किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। के, सिक्के, दिनार का नाम, ठीक है। तो गुप्त काल नहीं लिखा इसीलिए तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम पढ़ दे रहे हैं पूरा। गुप्त काल के जो सोने के सिक्के मिले हैं जिनका नाम दिनार है, वो किस भाषा से, अर्थात दिनार जो भाषा है किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन दे लेते हैं संस्कृत, चीनी, लैटिन और यूनानी। तो ऑप्शन जो इसका सही है सी, लैटिन। दिनार जो है वो लैटिन से लिया गया है। क्या, दिनार जो भाषा है, शब्द है, उसे लैटिन से लिया गया है। आगे, और हाँ, संस्कृत जो शब्द है ये गुप्त काल में हम देखते हैं जितने भी पुराण जैसे वायु पुराण और शिव पुराण, ये सब जो लिखे गए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये सब जो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में ये सब लिखे गए हैं। ये सब गुप्त काल के ही कृतियां हैं, ठीक है। चीनी, तो गुप्त काल से चीनी यात्री फाहियान आया था। क्या, चीनी यात्री फाहियान आया था किसके काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। क्या, फाहियान किसके काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में आया था। अब आगे बात करते हैं, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासन कौन था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द ये, तो इसका अर्थ हमें जानना है, भुक्त क्या है। तो गुप्त काल में भुक्त का प्रशासन कौन था या प्रशासक कौन था, ठीक है। भोक्ता, उपरिक, आयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसमें सही है उपरिक। भुक्त का पहले यहाँ पे हम अर्थ समझते हैं। भुक्त उस समय सबसे बड़ी, भुक्त जो होता था उस समय सबसे बड़ा प्रांत, यानी कि जो प्रांत होते थे गुप्त काल में उन्हीं को हम भुक्त कहते थे। क्या, भुक्त कहते थे। गुप्त काल के प्रांतों को हम भुक्त कहते थे। समझ में आया, इसको दिमाग में छाप लीजिए। जबकि मौर्य काल में प्रांत उनका नाम दिया गया है, सिर्फ प्रांत बोला गया है, लेकिन गुप्त काल में इनका नाम भुक्त हो जाता है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। और भुक्त के नीचे क्या होता था, विषय या आहार, विषय या आहार, जिसे हम जनपद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उपरिक है। क्या, उपरिक है। आयुक्त, आयुक्त का उपयोग किया जाता था। आयुक्त एक प्रकार का अधिकारी है, एक का कहाँ का अधिकारी था, तो ये नगर का अधिकारी। क्या, आयुक्त जो होता था गुप्त काल में ये नगर का अधिकारी होता था, ठीक है। भोक्ता जो होता था, भुक्त को ही भोक्ता के नाम से ऐसे ही जानते हैं, ठीक है, ये भी शब्द प्रयोग होता है भोक्ता। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन उपरिक, उपरिक जो होता था, उपरिक जो होता था वो भुक्ति। मौर्य, आप यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे मौर्य काल में प्रांत का शासक कौन होता था, राजकुमार, ठीक है। उसी प्रकार भुक्ति यानी कि गुप्त काल में आके प्रांत को भुक्त कहा जाने लगा, और उसका जो प्रशासक होता था उसे क्या कहा जाने लगा, उपरिक कहा जाने लगा। अब आगे बात कर ले। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है ये दोस्तों, गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वर्ण और रजत से बने थे, उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध है। तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा कौन कौन सही है। तो वे स्वर्ण और रजत के बने थे, तो ये क्वेश्चन सही है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था, गुप्तकालीन सिक्कों में स्वर्ण किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और रजत किसने सबसे ज़्यादा जारी किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए। और उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं, अर्थात उन पे जो तिथियां हैं उस सिक्कों में उपलब्ध है। तो ये बात थोड़ा सही है, क्योंकि जो विक्रम संवत चलाया जाता है, कब, क्या, विक्रम संवत जब चलाया जाता है तो विक्रम संवत चलाने के समय में ही अर्थात विक्रम संवत कब चलाया जाता है, 319 ईस्वी में। इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, विक्रम संवत 319 में चलाया जाता है। तो सिक्कों में क्या, उसी समय कुछ सिक्के ढाले गए जिन पे उस तिथि का अर्थात उसका अंक किसका, विक्रम जब चालू किया गया उस तिथि का अंकन किया गया, किसमें, कुछ सिक्कों में। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी सही है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन सही है सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या सूची मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलालेख है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक सूची में शासक दिया है, दूसरा सूची में शिलालेख दिया गया है। अगर हमारा लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाके एशियंट हिस्ट्री वाले लिस्ट में आप या प्ले लिस्ट में आप इसका वीडियो देख सकते हैं या इसका लेक्चर देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे हमने बताया है। अब बात कर लेते हैं, एक तरफ शासक है, दूसरे तरफ शिलालेख है। तो ऑप्शन तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, कह रहा ए क्या है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इसके शिलालेख हैं क्या, इसका शिलालेख क्या था, बिलसद अभिलेख। जो बिलसद शिलालेख है ये कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। और कुमारगुप्त द्वितीय ये भी गुप्त काल का ही शासक है। इसका जो शिलालेख है वो कौन सा है, सारनाथ शिलालेख। क्या सारनाथ शिलालेख संबंधित किससे है, कुमारगुप्त से। बुद्धगुप्त इसका संबंध है एरण अभिलेख। सर्वप्रथम इसी में सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, किसमें, एरण अभिलेख में। और परांतक द्वितीय जो है इसका जो अभिलेख शिलालेख है वो उत्तर मेरूर शिलालेख है। ठीक, इसे दिमाग में छाप लीजिए। बिलसद शिलालेख में हूणों के आक्रमण के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। देख लेते हैं कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में। पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, यानी कि डी का पहला। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ही इसमें सही है। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ गुप्त काल के साहित्यों से संबंधित क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। गुप्त काल में 9 महारत्न भी थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, बी है बाणभट्ट, सी है विशाख दत्त, डी है भारवी। तो इसमें जो ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, क्या मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो विशाख दत्त ने। ऑप्शन इसमें सी सही है। क्या, ऑप्शन सी सही है। विष्णुगुप्त ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ ये शासन करता था, ये किसके काल में शासन करता था, ये शासन करता था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। क्या, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में विष्णुगुप्त शासन करता था। पूछता है समुद्रगुप्त के समकालीन कौन शासक था, तो विष्णुगुप्त। कहाँ का, उज्जैन का, क्या, अवंती का। ठीक है, अवंती का जो शासक था ये विष्णुगुप्त था। किसके काल में, समुद्रगुप्त के काल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में भर लीजिए। बाणभट्ट का कवि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि ये हमारे भूगोलवेत्ता से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह कथन किस विद्वान ने सिद्ध किया था। ठीक है, इसको किस विद्वान ने, हमारे भारतीय विद्वान ने इसे सिद्ध किया था। तो बात कर लेते हैं, ए है आर्यभट्ट, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है वराहमिहिर और डी है भारवी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ये गुप्त काल के नवरत्नों में से एक रत्न थे। जो ऑप्शन इस सही है वो व्यक्ति चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, ये क्या थे, ये एक भूगोलवेत्ता भी थे और शास्त्रों का ज्ञान भी काफ़ी अर्जन था। तो इसमें ऑप्शन जो सही है सी, क्या, सी वराहमिहिर जो थे उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, ऐसा कथन किसने बताया, ऐसा सिद्ध किसने किया, तो वराहमिहिर ने सिद्ध किया। आर्यभट्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दशमलव प्रणाली, क्या, शून्य लगा के अर्थात दशमलव लगा के शून्य प्रणाली को इन्होंने ही विकसित किया था। कौन, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। तो ये भी अपने दिमाग में छाप लीजिए, गुप्त काल को क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों, ऑप्शन है वाणिज्य एवं व्यवसाय में प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण, तकनीकी प्रगति के कारण, सार्वभौम सत्ता के कारण। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण, क्या, गुप्त काल में कला एवं साहित्य अपने चरमोत्कृष्ट पर पहुंचता है, इसीलिए इसको क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है,
इसका संरक्षण सबसे ज़्यादा कौन देता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला एवं साहित्य का बहुत ज़्यादा संरक्षण, साहित्य का संरक्षण करने के लिए वो विद्वानों का संरक्षण करता है। ठीक है, और विद्वानों को संरक्षण के लिए वो 9 महारत्न चुनता है। गांधार कला और मथुरा कला इसी के काल में सबसे ज़्यादा फेमस होता है। किसके? गुप्त काल में ही गांधार कला और मथुरा कला सबसे ज़्यादा अपने चरमोत्कृष्ट पर या सबसे ज़्यादा फेमस होता है। इसीलिए कला एवं साहित्य के दर्जे से अगर हम देखें तो गुप्त काल को क्लासिक युग कहा जाता है, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, और बहुत सारे कारण हैं गुप्त काल के, जैसे वाणिज्य एवं व्यवसाय के प्रगति भी हुए, लेकिन ये सब इससे छोटे कारण है। किससे? कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण, अर्थात कला एवं साहित्य से ये सब जो तथ्य हैं छोटे पड़ जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है बी ही सही है, इसीलिए इसे क्लासिक युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13, ऑप्शन बी है 12, 13, 14, 15, ऑप्शन सी है 2, 8, 10, 11, ऑप्शन डी है 16 एवं 17। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो गुप्त अजंता की गुफा है। क्वेश्चन यहाँ पे अजंता के बारे में गुप्त काल से संबंधित है, अजंता गुफा। तो अजंता जो गुफा है ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 8वीं शताब्दी तक, क्या 8वीं शताब्दी तक इसमें गुफाओं का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो उन सभी गुफाओं को एक क्रम में बाद में हमने उसका नंबर दे दिया। तो कौन सा वो नंबर है जो गुप्त काल से संबंधित है, अर्थात गुप्त काल में ही बनवाए गए वो गुफा अजंता के अंतर्गत? तो उसमें ऑप्शन जो है डी सही है। क्या? ऑप्शन डी सही है। 16 और 17 इसके साथ 19 भी गुप्त काल में ही बनवाए गए थे। 16, 17 और 19। ठीक है, क्या 16, 17 और 19 किसके काल में? ये गुप्त काल के अंतर्गत अजंता की गुफा में निर्माण करवाया गया था। और गुप्त काल में जो हमें देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है गुप्त काल में हमें? कौन कौन सा धर्म? तो जैन धर्म अजंता गुफा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, ये तीनों का हमें यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने को महाराजा धीराज कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है घटोत्कच गुप्त, डी है रामगुप्त। तो इसमें कौन सा राजा था गुप्त वंश में जो अपने आप को महाराजा धीराज कहा? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम लिया था और इसी को देवाच्छी या देवगुप्त इसी का दूसरा नाम था, या देवाच्छी या देवगुप्त के नाम से भी ये फेमस था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय जो उपाधि लिया था, ये कौन सा लिया था? इसने लिया था विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, क्या विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अभी तक कितने राजाओं ने चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य उपाधि ली थी? तो 12 राजाओं ने। इसे भी दिमाग में छाप लीजिए। घटोत्कच गुप्त जो था, यानी कि श्रीगुप्त के बाद, श्रीगुप्त का ये लड़का था घटोत्कच गुप्त, इसने जो उपाधि ली थी ये साधारणतः उपाधि क्या राजा की उपाधि इसने ली थी। रामगुप्त ने भी कौन सा उपाधि लिया था? रामगुप्त ने पराक्रम का उपाधि लिया था। पराक्रम का उपाधि और किसने लिया था? समुद्रगुप्त ने लिया था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ये दो ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के। ऑप्शन है दिया गया है। प्रथम है चंद्रगुप्त प्रथम से बुद्धगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय तक। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, इसीलिए हम कहते हैं क्वेश्चनों को भी हम डिकोड करते रहेंगे। तो बयाना निधि, और पीछे हम जो पढ़े थे कि गुप्त काल में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा सिक्के जो सोने के मिले हैं कहाँ से, तो वहाँ सिर्फ बयाना लिखा था। क्या? बयाना लिखा था, लेकिन निधि नहीं। तो बयाना निधि का अर्थ क्या होता है? कोष।
आप समझ लीजिए, बयाना कोष यानी कि बयाना में जो खनिज कोष प्राप्त हमें, बयाना में जो कोष यानी कि जो सिक्के आभूषण प्राप्त हुए हैं सोने के, वो किस गुप्त के शासनकाल के बीच समावेशित किए गए हैं, अर्थात किनके बीच के काल के, हमें गुप्त काल के किन किन राजाओं का सिक्का हमें बयाना निधि से या बयाना कोष से मिला हुआ है। तो ऑप्शन जो इसमें सही है, क्या सही है, बी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम से समुद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त तक के बीच के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो बयाना निधि से ही हमें पर्याप्त हुए हैं। और बयाना निधि कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। क्या, राजस्थान का साइट है बयाना निधि, वहाँ से हमें चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त प्रथम तक देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था। तो प्रयाग, साकेत, मगध, वैशाली और मगध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्योंकि पूछ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, तो प्रयाग में तो ये गुप्त वंश की स्थापना ही हुई थी। साकेत इसके पास में तो ये इसी का ही क्षेत्र था। वैशाली और मगध, तो इसमें जो ऑप्शन है सी, क्या, वैशाली, ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय काल में इसको नहीं मिला गया था। इसको कौन जीतता है वैशाली को, ये वैशाली को आके जीतता है समुद्रगुप्त। कौन, समुद्रगुप्त आके इसे जीतता है, किसे, वैशाली को। ठीक है, और मगध को भी जीतता है कौन, समुद्रगुप्त ही। लेकिन इसके काल में ये था, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में यहाँ से करवर लिया जाता था मगध से, लेकिन फिर बाद में ये स्वतंत्र स्थापना कर लेता, स्वतंत्र होना चाहता है मगध, जिसके कारण समुद्रगुप्त इस पर चढ़ाई कर देता है। अगला क्वेश्चन, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं। तो ऑप्शन है परमार, पल्लव, गुप्त, चंदेल। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों के ऊपर या बाहर आसपास में गंगा और यमुना की आकृति सर्वप्रथम हमें बनाई हुई मिलती है। तो वो ऑप्शन है इसमें गुप्त, ये ऐसा विशेषता गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ, गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। आगे, गुप्त शासक नहीं था, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ऐसे कौन है जो गुप्त का शासक नहीं था। तो अगर आपको गुप्त के सभी शासकों के नाम पता होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। कह रहा ऑप्शन ए है रामगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है देवगुप्त। तो समुद्रगुप्त तो आसानी से आपको पता होगा कि हाँ था। चंद्रगुप्त तो ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये भी शासक था गुप्त काल का ही। रामगुप्त और देवगुप्त ये 2 बचे, तो रामगुप्त इसका शासक था, देवगुप्त जो है यही शासक नहीं था। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही है। ये स्कंदगुप्त के बाद यानी कि लगभग में गुप्त साम्राज्य का हमें अस्तित्व हमें लगभग में 650 ईस्वी तक देखने को मिलता है। कब तक, 650 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है गुप्त शासक, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो उसी के बाद स्कंदगुप्त के बाद ये रामगुप्त बनता है। कौन, रामगुप्त शासक बनता है यहाँ गुप्त साम्राज्य का। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा देखने को, या ये कह लें कि मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से ही शुरू होता है। ऑप्शन ए है देवगढ़, दूसरा है तिगवा, सी है भीतरगांव, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है देवगढ़। क्या, देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विष्णु के 10 अवतारों को यहाँ बनाया गया है। ठीक है, कहाँ, देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ है, झांसी। ठीक, उत्तर प्रदेश के झांसी में दशावतार मंदिर है। उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ स्थान पर दशावतार मंदिर बनवाए गए हैं। ठीक है, ये विष्णु से संबंधित है। इसी प्रकार भीतरगांव और तिगवा, भीतरगांव में भी मंदिर बनवाए गए हैं, तिगवा में भी मंदिर बनवाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। किस युग को क्लासिक युग कहा गया है, तो इम्पॉर्टेंट पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। गुप्त युग को क्लासिक युग कहा गया है। क्योंकि इस काल में कला एवं साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। मौर्य युग से कुछ क्वेश्चन हम जान लेते हैं। मौर्य युग, इसका स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सबसे प्रतापी या सबसे श्रेष्ठ राजा कौन हुआ, अशोक हुआ। अशोक
अशोक ने अपना नीति कैसे बनाया? धम्म नीति। उसने विजय नीति को त्याग कर धम्म नीति अपनाया था। किसने? तो अशोक ने अपनाया था। बहुत सारे अभिलेख हैं, जिसे 14 अभिलेख हैं। उन अभिलेखों में बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभिलेख 13वां है। अभिलेख 13वें में क्या बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 13 में। तो शिलालेख या अभिलेख 13 में, ठीक है। 13वां शिलालेख जो है उसमें ये सब चर्चा की है। मंत्रिपरिषद का भी चर्चा की गई है। इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं। जैसे बात कर लेते हैं रुम्मनदेही अभिलेख। क्या? रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख, ये भी अशोक से संबंधित है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग बलि कर को समाप्त करके भाग जो कर होता था उस भाग का कर भी घटा दिया था। कितना घटा दिया था? तो 1/6 पहले लिया जाता था, बाद में क्या कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे किस काल में? कुषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन युग के सिक्के जो थे उसमें किसका? सीसा का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सातकर्णी जो होते थे ये यानी कि सप्तकर्णी इसीलिए कहा गया है। तो सातवाहन के ही वो राजा होते थे। गुप्त काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। गुप्त काल में भुक्त क्या था? तो भुक्त राज्य से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फायान के यात्रा विवरण का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फायान के यात्रा विवरण का नाम है, तो ऑप्शन है सीयू की, एनतु, फोक्यों की या फाचियन, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें सही है सी सही है। क्या? फोक्यों की, जो फायान चंद्रगुप्त के काल में आया था ये, ठीक है। चंद्रगुप्त के काल फर्स्ट में आया था। तो इसका जो विवरण था फायान जिसमें लिखा था वो उसका ग्रंथ था फोक्यों की, ठीक है। सीयू की, ये भारत का नाम चीनी में लिखा जाता है। किस? सीयू की या एंतु हुएंगसांग ने एंतु कहा है। किसे? भारत को। प्रभावती गुप्ता शासिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्ता शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? गुप्त वंश की, शुंग वंश की, वाकाटक वंश की या मौखरी वंश की? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है सी, वाकाटक वंश की। क्या? प्रभावती जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता, ठीक है। प्रभावती गुप्ता जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जो हुआ था उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए और साम्राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करवाते हैं। तो उसमें से अपनी भी शादी, अपने बच्चे की भी शादी, अर्थात बच्चों में प्रभावती और इनके पुत्र को शादी अलग अलग वंशों में करवाते हैं। तो प्रभावती की जो गुप्त थी इनकी शादी वाकाटक वंश में करवाते हैं। और इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख जो है इन्हीं से संबंधित है। किससे? प्रभावती गुप्ता से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना जाता है? ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी सही है, कुमारगुप्त। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक भी संबंध स्थापित किए थे। लिच्छवी कुमारी, क्या? लिच्छवी कुमारी कुमार देवी से इसने शादी किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसीलिए आगे चल के क्या उस समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र यानी कि जो लिच्छवी है वो समुद्रगुप्त का नाना कहलाया, जो लिच्छवी का राजा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए उसे लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी की लड़की से या कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र समुद्रगुप्त, इसीलिए उसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो ये किसका लड़का था? चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का था। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसने सबसे ज़्यादा अगर गुप्त साम्राज्य का विस्तार होता है किसके काल में? तो समुद्रगुप्त के काल में, ठीक है।
साम्राज्य में सबसे ज़्यादा साम्राज्य का जो विस्तार देखने को मिलता है वो समुद्रगुप्त के शासन में हमें देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त के काल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। स्कंदगुप्त के काल में ही हुणों का आक्रमण होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसके काल में हुणों को आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है, किसके काल में? तो स्कंदगुप्त के काल में। आगे क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के समय एक लेख में मालवा संवत के 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष कौन सा होगा? यानी कि जो आधुनिक हमारा जो चल रहा है कैलेंडर किस पे है? वो शक संवत पे है। किस पे? शक संवत पे, जबकि ये विक्रम संवत में दिया गया है। किस में दिया गया है? ये किस में दिया गया है दोस्तों? ये विक्रम संवत में दिया गया है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हम इसीलिए हमने इसमें लिया है। तो अगर बात करते हैं इसमें कहा क्या है? इसमें कहा है कि 493 का उल्लेख किया गया है। किसमें? कुमारगुप्त का उल्लेख है, कुमारगुप्त का एक लेख है। ठीक है, तो हम कैसे इसको समझेंगे? तो बात करते हैं 78 ईस्वी में शक संवत चला था क्या? 78वें ईस्वी में शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। तो यही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। कौन सा? शक संवत ही राष्ट्रीय पंचांग के, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग लिया गया है। तो इसमें अगर हम यानी कि जो कुमारगुप्त का लेख है वो 493 है। तो उसमें अगर हम 78 जोड़ देते हैं, कितना? 493 में अगर हम 78 जोड़ देते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है? 571 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए रहे, ठीक है, और मालव संवत के वर्ष का उल्लेख है, जैसे मालव इसमें संवत दिया गया है, तो उसमें 78 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 78 जोड़ देंगे। अगर विक्रम संवत में अगर वो दिया हो क्वेश्चन, क्या यहाँ पे ये संवत अलग अलग हैं, इसीलिए इसमें मालव जो संवत है, मालव संवत में ये दिया गया है, तो इसमें 78 जोड़ेंगे। लेकिन अगर विक्रम संवत में वो दे दिया जाए, मान लीजिए अभी कोई विक्रम संवत में एक दे दिया जाए, जैसे इसी क्वेश्चन में हम बताते हैं, कुमारगुप्त के समय एक लेख विक्रम संवत में 150 कितना? 150 का उल्लेख है, यानी कि सन का जो तिथि का उल्लेख है 150 है। तो उसका समकक्ष वर्ष होगा। तो अगर हम बात करें 319 में, कब? 319 ईस्वी में विक्रम संवत को चलाया गया था। क्या? 319 ईस्वी में। तो जो 319वां साल था उसको पहला साल माना जाता है। किसमें? विक्रम संवत में। उसके पहले का जो समय है तो उसको हम जोड़ देंगे। तो 150 में 319 अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 469। कितना? 469। तो अगर इस प्रकार के विक्रम संवत का उसमें उल्लेख हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में 319 जोड़ेंगे। लेकिन अगर मालव संवत दिया गया है और उसका समकक्ष पूछ रहा हो तो उसको हम उसमें 78 जोड़ेंगे, तब उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो दो प्रकार के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे इसका उल्लेख किया है दोनों के बारे में। तो अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए। अगर रिमाइंड करने के लिए थोड़ा वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है, अर्थात आधुनिक भारत में जैसे आयुध फैक्ट्री बनाई जा रही हैं, 2 फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं आयुध के लिए, या रक्षा फैक्ट्री जिसे बोलते हैं, रक्षा गलियारा। क्या आधुनिक भारत में रक्षा गलियारा और एल्युमिनियम गलियारा ऐसे बहुत सारे बनाए गए हैं। तो गुप्त काल में भी ऐसे गलियारे हमें देखने को मिलते हैं। तो लाटपुर से दसपुर, ये इसके बीच में कौन से ऐसे थे जो किसके लिए फेमस थे? तो वही पूछ रहा है, कौन सा उद्योग लाटपुर से दसपुर के बीच में होता था? ऑप्शन है रत्न से, अश्व थे, हाथी दांत थे, या रेशमी कपड़ा था। तो इसमें जो ऑप्शन सही है डी सही है। रेशमी कपड़ा जो है लाट से दसपुर के बीच में उद्योग लगाए गए थे। तो ये श्रेणी जो रेशमी कपड़े की श्रेणी जो है लाटपुर से दसपुर से बीच में हमें देखने को मिलता है। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा बताया गया है कि लाटपुर से दसपुर तक रेशमी कपड़ों का व्यापार या रेशमी कपड़ों का खरीद बिक्री किया जाता है।
हाथी दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्व, अश्व का जो है, अश्व जो खरीदा बेचा जाता था तो काशी से, कहाँ से, काशी से घोड़ों को खरीदा बेचा जाता था, कहाँ से, काशी से, ठीक है। रत्न, रत्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदेशों से और श्रीलंका से रत्न का हमें उल्लेख मिलता है व्यापार का, किस काल में, गुप्त काल का। हाथी दांत, हाथी दांत मथुरा में हमें मिला है इसका अवशेष हाथी दांत का, ठीक है। तो मथुरा में भी ये सब चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से एक अनुलोम प्रकार का विवाह है, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम दो ऐसे विवाह होते थे, तो उसको आप देख लीजिए अनुलोम और प्रतिलोम क्या क्या है, यहाँ पे हम व्याख्या कर दे रहे हैं। ए ऑप्शन है ब्राह्मण लड़के के एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, ठीक है। ब्राह्मण लड़का है और क्षत्रिय लड़की है, तो ये क्या होगा, ये प्रतिलोम विवाह होगा। क्या, प्रतिलोम विवाह होगा। अनुलोम विवाह, क्षत्रिय लड़की, क्षत्रिय लड़की का क्षत्रिय लड़के से विवाह, तो ये भी नहीं होगा अनुलोम विवाह। ब्राह्मण लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह, ये भी गलत है। वैश्य लड़की का वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह, तो ऑप्शन जो है अनुलोम वाला यही सही है। वैश्य लड़की यानी कि निम्न कुल की लड़की हो और उच्च कुल का लड़का हो तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे, और प्रतिलोम विवाह उसे कहेंगे उच्च कुल का लड़का हो, निम्न कुल की, सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बताएं कि निम्न कुल की लड़की हो, उच्च कुल का लड़का हो, तो वो क्या कहलाएगा, अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह वो कहलाएगा कि उच्च वंश की लड़की हो और निम्न कुल का लड़का हो, ठीक है, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपरार्क, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप, जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है। मनुस्मृति पर टीका लिखने वाला प्रथम व्यक्ति था मेधातिथि। क्या, मेधातिथि, ये ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। कह रहा है गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है। भूमि संबंधी जो बिक्री विवरण है किसमें दिया गया है, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख और बेग्राम ताम्रपत्र और दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है यहीं पे भूमि बिक्री से संबंधित विवरण हमें मिलता है। इसी ताम्रपत्र अभिलेख में भूमि संबंधी यानी बिक्री, खरीदने और बेचने का विवरण हमें दामोदरपुर ताम्रपत्र में ही देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके काल के, ये गुप्त काल के हैं अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ संबंधित किससे है, ये है समुद्रगुप्त, क्या नहीं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ये स्कंदगुप्त का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। और भीतरी स्तंभ अभिलेख में ही हूणों का आक्रमण की जानकारी मिलती है, क्या, कहाँ से, भीतरी स्तंभ लेख से। आगे, गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, तो इसका भी क्वेश्चन हम चर्चा कर चुके हैं, चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था, और पराक्रम की उपाधि किसने लिया था, समुद्रगुप्त ने लिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम क्या था, दंतकार, तंतुवय, कुलीय या तैलीय। तो इसमें तंतुवाय जो था, तंतुवाय, वो मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख किया गया है, क्या, तंतुवाय, श्रेणी को तंतुवाय कहा गया है। आगे, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, हर्ष ने, ठीक है। विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तो हर्ष पूछ रहा है, हर्ष जो था उसने नालंदा को विशेष संरक्षण दिया था, ठीक है, किसने, हर्ष ने। और तक्षशिला को किसने संरक्षण दिया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला का संरक्षण किया था। निम्नलिखित अभिलेखों में किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्य काल में क्या हूणों के आक्रमण का उल्लेख है, तो कौन सा है वो है भीतरी, ऑप्शन इसमें बी सही है। हूणों का आक्रमण सबसे पहले किसके काल में देखने को मिलता है, तो स्कंदगुप्त, वो सफलता से इसका विरोध भी करता है स्कंदगुप्त, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख और सांची में
क्या स्तूप बनवाया गया है। तो सबसे पुराना जो स्तूप है वो सांची से संबंधित है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। क्या सांची का जो स्तूप है वो सबसे पुराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें पर्णदत्त, क्या पर्णदत्त कह रहा है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जैसे पर्णदत्त जो है वो राजवंश घराने से संबंधित नहीं था, लेकिन उस काल में भी जो उच्च कुल के व्यक्ति यानी कि दूसरे घराने से भी संबंधित होते थे, उनको भी हमें प्रांतों में प्रांतपति बनाने का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो उसी में से एक है पर्णदत्त। तो ये किसके काल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी हमने बताया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है रुद्रदामन, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है स्कंदगुप्त। तो ये किसके काल में पर्णदत्त था, स्कंदगुप्त। किसके काल में, स्कंदगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी कुछ व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को बनाया जाता था। तो चंद्रगुप्त के काल में कौन बनाया गया था, एक कौन था, पुष्यगुप्त। क्या एक पुष्यगुप्त का नाम का अधिकारी था, जिसे किसने बनाया था, प्रांतपति बनाया था या गवर्नर बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। आगे ये देखिए कितना बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछ रहा है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी, क्या स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानकारी हमें देता है कि हूणों का आक्रमण जब हो रहा था तो उनको पराजित करने वाला कौन था, स्कंदगुप्त था। आगे, अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे हरिसेन, रविकीर्ति, वत्स भट्ट और चौथा कौन सा ऑप्शन है, वीरसेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त। तो अगर हम इसे कालक्रम के अनुसार देखें तो ये कालक्रम के ही अनुसार लगे हैं। सबसे पहले नंबर पर हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, उसके बाद रविकीर्त का और वत्स भट्टी का और वीरसेन, ठीक है। सभी का अभिलेखीय जो अभिलेख में लिखे हैं तो ये क्रम के अनुसार ही है। तो इसमें पहले पे पहला आएगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें सी दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यही क्रम सही है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन खगोलविद को, जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन कौन ऐसा है जो खगोलविद से संबंधित है, और उनको कालक्रम के अर्थात तिथि के अनुसार लगाना है, ठीक है। कौन पहले है कौन बाद में है, जो पहले है उसको पहले रखना है, बाद वाले को बाद में रखना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक दिया है आर्यभट्ट, दूसरा दिया है ब्रह्मगुप्त, तीसरा दिया है लगध, चौथा दिया है बराहमिहिर। ये सभी क्या हैं, खगोलविद हैं, इसलिए आप दिमाग में से इन सभी लोगों को छाप लीजिए, ठीक है। बराहमिहिर ही सबसे सर्वप्रथम बताए थे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें जो सही है कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले लगध था, क्या सबसे पुराना जो खगोलविद था वो लगध था। दूसरे नंबर पे आर्यभट्ट आते हैं, क्या दूसरे नंबर पे आर्यभट्ट आते हैं। तीसरे नंबर पे बराहमिहिर आते हैं। बराहमिहिर जो थे किसके काल में थे, बराहमिहिर किसके काल में थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ब्रह्मगुप्त ये भी गुप्त के काल से ही, चंद्रगुप्त काल से ही संबंधित हैं। तो ये तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, इस प्रकार ऑप्शन सही है इनका कालक्रम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें सी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चनों को। कुछ गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम शासक, तो उसे श्रीगुप्त को माना जाता है। क्या वास्तविक जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना गया है। ये ताम्रपत्र अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है, इंदौर के ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और श्रीगुप्त को जैसे कुछ और अभिलेख हैं, जैसे स्कंदगुप्त के अभिलेख, कुमारगुप्त के अभिलेख और समुद्रगुप्त के अभिलेख, ये सभी हमें जानकारी देते हैं श्रीगुप्त के बारे में। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, तो एरण अभिलेख, पहले भी बता चुके हैं। आगे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पत्नियों से संबंधित है, इसका मिलान हम पहले ही कर चुके हैं, आप इसे देख लीजिए। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? महादेवी अनंत देवी। दूसरे चंद्रगुप्त प्रथम की महादेवी कुमार देवी थी, अर्थात कुमार देवी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नामा थी, यानी कि ये कुबेर वंश से इनकी शादी किए थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं, किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, पहला है। दूसरा है, दिग्विजय का उद्देश्य धरणी बंधन यानी भूमंडल को बांधना है, इस तीसरा है, इसमें आर्यवर्त की विजयों का उल्लेख है। चौथा है, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख है इसमें। तो बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेख नहीं हुआ है वो ऑप्शन ए सही है। क्या? इसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उत्तराधिकारी नामित नहीं किया गया, ऐसा इसमें बताया गया। लेकिन धरणी बंधन ये भी बताया गया है। 9 आर्यवर्त विजयों के बारे में बताया है। कितने 9 आर्यवर्त थे? तो 9, ठीक है। इनका उल्लेख हमने अपने लेक्चर में लिया है, जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये भी देवराष्ट्र का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आगे, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं में से किस प्रकार के संबंध थे? तो ये 3 दिया है। एक है सर्वकर दान, आज्ञाकरण और प्राणामागमय। क्या है दोस्तों? प्राणामागमन, क्या? सी है प्राणामागमन, और उपरोक्त डी क्या है? सही। तो इसमें हम बात करते हैं, ये तीनों प्रकार की नीतियां इसने अपनाई थी। क्या? ये विदेशी राज्यों को जीतने के लिए इसने समुद्रगुप्त ने इन तीनों प्रकार की नीतियों को अपनाया था। तो उपरोक्त ये सही है। ये तीनों अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, आज्ञाकरण, प्राणामागमन और सर्वकरदान, ठीक है। ये तीनों आज्ञाकरण, प्राणामागमन दान जो है, जैसे आज्ञा के अनुसार समुद्रगुप्त के आज्ञा लेकर वहाँ का शासक अपना शासन चलाना, और प्राणा यानी कि उसके राज्य में उपस्थित होकर उपहार लेके उपस्थित होना। अब आगे क्वेश्चन अगला, किस नरेश को कविराज कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन डी। क्या? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया, ऐसा इनके सिक्के के अभिलेखों में साक्ष्य मिलता है। आगे, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कब कौन थे? हरिसेन कौन थे? इनके दरबारी कब थे? और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नागसेन, ये नागवंश से संबंधित है, नागसेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्या करना है? मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रयाग शिलालेख जो है ये समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त पहले भी बता चुके हैं। और उसके बाद मेहरौली अभिलेख और बिलसाद अभिलेख जो है ये संबंधित है कुमारगुप्त से, ठीक है। और भीतरी जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, और मेहरौली जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हुआ? पहले का तीसरा ए बी दोनों में दिया है। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला बी में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन ये बी सही हुआ। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही पहले बात आया कि गुप्त मंदिर जो थी वो वास्तुकार के लिए प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऐसा मंदिर है? तो देवगढ़ का दशावतार, ये झांसी में है, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो यही हमें उच्च यानी कि वास्तुकला का प्रतिनिधि यही इसी को माना गया है, ठीक है। ये सारे मंदिरें जो हैं, ये 5 मंदिरें, ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से ही संबंधित है। और इसे दिमाग में छाप लीजिए, सभी सही आंसर इसमें है, ठीक है। जैसे नचना कुठान का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और नागौद का भूमरा मंदिर, ये सब इसी में अंतर्गत दिए गए हैं। ये किसके काल में विकसित हुए ये मंदिर? गुप्त काल के काल में। ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है क्या कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों का क्रमानुसार लिखिए, यानी कि सबसे क्रम वाइज किस प्रकार से उसने जीता था। अब देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम किसे जीता? समुद्रगुप्त कांची को जीता, फिर उसके बाद देवराष्ट्र को जीता, फिर उसके बाद बेगी को जीता, लास्ट में किसे जीतता है? तो
पिष्टपुर, इसका उल्लेख हमने अपने उसमें किया है वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर में बहुत बढ़िया से सब कुछ बताया है। आर्यवर्त के राजाओं के बारे में बताया है, राज्यों का नाम भी बताया है, और उसके बाद दक्षिणापथ विजय के बारे में भी बताया गया है, और विदेशी राज्यों के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है क्या? इसका ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।